नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ लेक्चर लेकर के। सो गाइस, इस समय बहुत ही ज़्यादा पैंडमिक फैला हुआ है, कोविड-19। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जैसे कि मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना, इसको प्लीज़ आप सभी लोग फॉलो करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम इस पैंडमिक से छुटकारा पा सकें और हम लोग बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकें। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए इस बार जो टॉपिक लेके आया हूँ ये टेंशन मेंबर है। जैसा कि हमको पता है कि हम स्टील स्ट्रक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, जैसे कि कंप्रेशन मेंबर पढ़ाया था, उसके बाद हमने प्लेट गर्डर के बारे में बताया था। तो वो सब चीज़ें हम स्टील में कवर अप कर चुके हैं। तो गाइज़, हम अब कवर जो करेंगे ये टेंशन मेंबर है, ठीक है। अब टेंशन मेंबर में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। सो गाइज़, मैं अमित वर्मा आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये मैं हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, ये मेरी आईडीज़ हैं, आप मुझे कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर एंड फेसबुक अकाउंट, या फिर मेरी लिंक्डइन आईडी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, हम पढ़ने जा रहे हैं टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम सब कुछ डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, जिसमें हम आपको टेंशन मेंबर के बारे में बताएंगे, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी बताएंगे, और जो उसकी डीप एनालिसिस होगी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे बाद में, ठीक है। सो गाइस, देख लेते हैं टेंशन मेंबर क्या है। अ टेंशन मेंबर एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन। जहाँ पर सिर्फ एक्सियल टेंशन आ रहा है उस मेंबर को हम कहते हैं टेंशन मेंबर। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका एक प्लेट है। इस प्लेट को हमने इस प्लेट से एक मेंबर है, और इस मेंबर को हमने इस प्लेट से जोड़ा हुआ है। हमने जो कनेक्शंस का जो इस्तेमाल किया है, ये आपके रिवेट्स कनेक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। हमने रिवेट्स लगा करके इन दो प्लेट्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये आप देख सकते हैं, ये एक्सियल फोर्स लग रहा है, यानी कि इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दिस इज द एक्सियल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर और दिस मेंबर। So this kind of member in which only axial tension is acting, that kind of member is called as tension member, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक तरीके से टेंशन मेंबर। अब इसमें क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए, सबसे पहले कि हमें ऐसा अरेंजमेंट, जो हम अरेंजमेंट किया है हमने रिवेट्स का इन दोनों प्लेट्स, इस मेंबर और इस प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए, ये कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो आपका CG है, यहाँ इस कनेक्शन की जो CG है, उस CG से ये एक्सियल फोर्स पास होना चाहिए। ये आपका एक्सियल फोर्स लग रहा है, और इस एक्सियल फोर्स को जो है इस कनेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई भी एसेंट्रिसिटी ना आए, दैट इज देयर इज नो एसेंट्रिसिटी, और कोई भी बेंडिंग मोमेंट डेवलप ना हो। जब एसेंट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप नहीं होगा, एंड उसके बाद कोई भी बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी, नो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इन दिस स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्शंस एंड मेंबर आर सो अरेंज, यानी कि हमने रिवेट का कनेक्शंस जो किया हुआ है, इसको ऐसे हमने अरेंजमेंट किया है कि यहाँ पर कोई भी एसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रही है, ना ही एसेंट्रिसिटी डेवलप हो रही है, एंड नो बेंडिंग स्ट्रेसेस आर डेवलप, ना ही बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और जब बेंडिंग स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप नहीं होगा, हेंस बेंडिंग मोमेंट इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है हमने किया हुआ है, दिस इज फॉर द टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर के हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टेंशन मेंबर आर, जैसे ब्रेसिंग्स ऑफ बिल्डिंग की जो ब्रेसिंग्स होती है वो आपका टेंशन मेंबर कहलाता है। एंड ब्रिजेस में हम यूज़ करते हैं, ट्रस मेंबर्स में हम इस्तेमाल करते हैं टेंशन मेंबर्स का। जो सस्पेंशन रूफ सिस्टम होता है, जैसे कि आपने ब्रिजेस में देखा होगा, सस्पेंशन सिस्टम कुछ इस तरीके से, ये आपका ब्रिज हो गया, और इस तरीके से हमने सस्पेंशन सिस्टम लगा करके इसको रोका हुआ है, ठीक है। ये आपका ब्रिज है, और ये आपके सस्पेंशन केबल्स हैं। तो ये आपके जो सस्पेंशन केबल है, ये भी एक तरीके के टेंशन मेंबर होंगे, ठीक है।
सो आइए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टेंशन मेंबर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था रूफ ट्रस, अब ये जिस तरीके का ट्रस है ये आप देख सकते हो। ट्रस जहाँ पर टेन शेड होता है वहाँ पर हम ट्रसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके का ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये मेंबर आप देख सकते हो, ये टाई मेंबर है। ये मेंबर जो है आपका टाई मेंबर है और ये हेंस ये आपका एक तरीके का टेंशन मेंबर हुआ। अब स्टेट ब्रिज में देख सकते हैं ये केबल्स लगे हुए हैं स्टे केबल्स में, और सस्पेंशन ब्रिजेस में मैं जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये आपका सस्पेंशन ब्रिजेस है और ये आपके केबल्स हैं। तो ये भी आपका एक टेंशन मेंबर का ही एग्जाम्पल है। और यह बिल्डिंग्स में देख सकते हो ये आपके फ्रेम्स हो गए, ये ब्रेस्ड फ्रेम है। तो अब ये ब्रेस्ड फ्रेम ही मैंने बताया था यहाँ पर टेंशन मेंबर का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे टॉप कॉर्ड रूफ पर्लिन सिस्टम पता है आपको, पर्लिन लगाते हैं ताकि उसके ऊपर हम शेड लगाते हैं, ठीक है। तो अब शेड लगाते हैं तो पर्लिन सिस्टम, ये भी आपका कंप्लीट एग्जांपल है टेंशन मेंबर का, ठीक है। सो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए टेंशन मेंबर के, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या अंतर है। गाइस मैंने कंप्रेशन मेंबर का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है, और अगर आपने कंप्रेशन मेंबर नहीं पढ़ा है तो उस लिंक को प्लीज़ जा करके ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप टेंशन मेंबर यहाँ पर स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, टेंशन मेंबर में जो है नेट एरिया इफेक्टिव होता है और कंप्रेशन मेंबर में ग्रॉस एरिया मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया इफेक्टिव होता है। कंप्लीट एरिया इफेक्टिव मतलब जो हमारा यूटिलाइजेशन होता है वो कंप्लीट एरिया का होगा, और टेंशन मेंबर में जो नेट एरिया होगा, नेट एरिया मतलब जो वहाँ पर जो भी आपके मान लीजिए रिवेट्स लगे हुए हैं तो उसका जो उसने एरिया ऑक्यूपाई किया उस एरिया को रिमूव करके जो नेट एरिया बचा वही नेट एरिया आपका टेंशन मेंबर में इफेक्टिव होगा, बाकी कंप्लीट क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं टेंशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ टेंशन मेंबर इज फिक्स्ड, यानी कि जो भी टेंशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस आएंगी या होती हैं वो हमारी फिक्स होंगी, ठीक है, वो हमने फिक्स कर दिया। बट कंप्रेशन मेंबर में क्या है, कंप्रेशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस इज नॉट फिक्स। यहाँ पर जो है आपका इस कंप्रेशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस फिक्स नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ जियोमेट्री एंड लेंथ ऑफ द सेक्शन, यानी कि कंप्रेशन मेंबर में क्या होता है, जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी ये आपकी सेक्शन के लेंथ पर और जियोमेट्री पर डिपेंड करेंगे, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। बट टेंशन मेंबर में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो भी आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वो आपकी फिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, देख लेते हैं तीसरा टेंशन मेंबर में थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई भी बकलिंग प्रॉब्लम नहीं आती टेंशन मेंबर में। टेंशन मेंबर बकल नहीं करता। बकलिंग क्या होती है, जैसे कि ये आपका ये कॉलम हुआ, मान लीजिए कॉलम है इस तरीके से, यहाँ पे लोड लगाया और इस लोड लगाने से ये इस तरीके से कुछ इसने चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, तो ये जो कहलाती है ये कहलाता है बकलिंग फिनोमेना, ये कहलाता है आपका बकलिंग फिनोमेना। तो टेंशन मेंबर में कोई भी बकलिंग फिनोमेना अकर नहीं होता। बट यही चीज़ अगर कंप्रेशन मेंबर में कहें तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि दोनों तरफ से दबाव लग रहा है, तो अब कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग अकर हो सकती है। दिस इज प्रोन टू बकलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट, दैट इज कंप्रेशन मेंबर इज प्रोन टू बकलिंग। और जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ फोर्थ पॉइंट में देख सकते हो डिज़ाइन की टेंशन मेंबर की स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। ये हम जब आपको पढ़ाएंगे इसके डिज़ाइन के बारे में तब हम आपको इसकी कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर इज द रेशियो ऑफ इट्स अनसपोर्टेड लेंथ L to its least radius of gyration, that is lambda is equal, slenderness ratio हम often indicate करते हैं lambda से, and this lambda is equal to L effective upon R minimum। R minimum क्या है, least radius of gyration। अब यहाँ पर देखिए टेंशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू अलाउेबल है यहाँ पर ये दी हुई है। जैसे कि सबसे पहला देखते हैं, टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज ड्यू टू लोड्स अदर दैन विंड और अर्थक्वेक, यानी कि जो उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है ये अर्थक्वेक और विंड लोड के अतिरिक्त जो और लोड आ रहा है, जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उसके कारण आ रहा है, ठीक है।
अब जब ऐसा कोई फंडामेंटल फिनोमेना होगा तो उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो आपका 180 हम मानेंगे। और जब सेकेंड फी तो हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट दे रखा है व्हेन टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक, यानी कि टेंशन मेंबर पे जो स्ट्रेसेस का रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल यानी कि बार बार आना बार बार जाना, जो स्ट्रेसेस आ जा रही हैं ये किसके कारण है, विंड और अर्थक्वेक के कारण जब होगा तो उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 350 अबाउट फिक्स होगा। ये गाइस जेई लेवल एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है कि आप ये बताओ कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टेंशन मेंबर में जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो सिर्फ विंड और अर्थक्वेक के कारण आ रही हैं, तब आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना लिमिट होगा, तो उस केस में आप 350 मार्कअप करके आओगे। और अगर आपका पूछ लिया गया कि टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस जो आ रहा है वो लोड्स अदर देन विंड और अर्थक्वेक आ रहा है, तो कितना मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा, देन द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो विल बी 180। ठीक है, तो दिस ये आपका हो गया स्लेंडरनेस रेशियो। अब डिज़ाइन स्टेप्स हम कुछ देख लेते हैं कि जब हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी डिज़ाइन सिंपल होती है, कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती, बट फिर भी हम आपको एक बार जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं वो हम बता देते हैं क्या है। इन डिज़ाइन लोड वुड बी असाइन टू अस, यानी कि हमको लोड दिया गया होगा और हमको बताना होगा कि उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, हमको क्रॉस सेक्शन बताना होगा। लोड दिया रहेगा और हमको क्रॉस सेक्शन बताना होगा। तो गाइज सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा बेसिकली क्या होगा हम ये देख लेते हैं। जो हमारा स्टेप होगा, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका ताकि हम इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड ए नेट एरिया, ए नेट रिक्वायर्ड, ए क्या है एरिया, ए इंडिकेट्स एरिया, ठीक है। तो ए पहले हमको ए नेट रिक्वायर्ड यानी कितना रिक्वायर्ड एरिया है ये हमको पहले जानना पड़ेगा कि नेट एरिया कितना रिक्वायर्ड है हमारा इस लोड को रेजिस्ट कराने के लिए। तो ये हम किससे कैसे निकालेंगे, जो उस पर लोड लग रहा होगा, जो हमको लोड दिया होगा P अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस एंड एक्सियल टेंशन। मैंने बताया था कि जो कंप्रेशन मेंबर में टेंशन मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस फिक्स होती हैं, तो यहाँ पे हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस एक्सियल टेंशन में फिक्स कर दी, दैट इज P अपॉन सिग्मा 80। तो ये आपका आ गया जो हमारा ए नेट एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना है, फाइन ए नेट रिक्वायर्ड हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड देखते हैं, चूज अ क्रॉस सेक्शन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 to 40% मोर देन ए नेट रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे ए नेट रिक्वायर्ड आया हमने उससे 20 से 40% एरिया बढ़ा करके हमने वो वाला क्रॉस सेक्शन लिया, ताकि हमारा जो नया क्रॉस जो सेक्शन आ रहा है वो हमारा सेफ हो। यानी कि अगर ए नेट रिक्वायर्ड हमारा अगर लोड झेल सकता है, तो अगर इन केस फ्यूचर में ज़्यादा लोड आ गया तो हमने 20 से 40% एरिया तो बढ़ा ही दिया है। अब जब 20-40 से 40% एरिया बढ़ा दिया तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया और ज़्यादा लोड कैरी या बेयर कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि हम अपना सेक्शन डिज़ाइन करते थे, कनेक्शंस जैसे कि हम डिज़ाइन करते थे कि रिविट्स लगाते थे, कैसे हम आपका वेल्डिंग करते थे। तो हम चाहे आप कनेक्शन में कनेक्शन आप उसके बाद आप कनेक्शन को डिज़ाइन करोगे। कनेक्शन में मैंने दो चीज़ होती हैं, पहला होता है आप रिवेट से डिज़ाइन कर सकते हो, दूसरा आपका होता है वेल्डिंग से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो हम मोस्टली रिवेटिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर थर्ड स्टेप हो गया हमारा एंड कनेक्शन को डिज़ाइन करना, ठीक है। अब एंड कनेक्शन को डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिवेट्स लग रहे हैं, और जो रिवेट्स लग रहे हैं किस पैटर्न में लग रहे हैं, या डायमंड पैटर्न लग रहा है या आपका चेन पैटर्न लग रहा है, चेन रिवेटिंग लग रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से हम आपको डिज़ाइन करना बताएंगे। तो वो गाइज मैं इससे पहले कि आप आगे बढ़ूँ मैं ये चीज़ और बताऊंगा कि जो रिवेटिंग और वेल्डिंग है इसका भी लेक्चर मैं लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद। मैं उसका रिवेटिंग और वेल्डिंग भी पढ़ाऊँगा, तो आप उसको भी देख सकते हो कि हम कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, कैलकुलेट ए नेट अवेलेबल आफ्टर एंड कनेक्शन, यानी कि अब हमने जब इसको कनेक्शन कर दिया, एंड कनेक्शन कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास नेट एरिया कितना अवेलेबल है। तो अगर जो वो नेट एरिया अवेलेबल है इज़ ग्रेटर देन ए नेट रिक्वायर्ड,
अगर जो हमारे फिर से सुनिए, हमने कनेक्शन करने के बाद जो नेट एरिया हमारे पास बचा जो अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि ए नेट अवेलेबल, ये अगर आपका जो ए नेट रिक्वायर्ड जो हमने पहले निकाला था, ए नेट रिक्वायर्ड अगर उससे बड़ा है, ठीक है, अगर उससे बड़ा है तो ठीक है, तो यानी कि आप उस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उस सेक्शन से छोटा आया, यानी कि अगर जो ए नेट अवेलेबल है ये लेस देन आया ए नेट रिक्वायर्ड से, तो आपको फिर से जा कर के एक बड़ा सेक्शन इस्तेमाल लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर से आओगे तो आप फिर मान लो पहले आपने 20% एरिया बढ़ा कर किया, अब आप 25% एरिया बढ़ा दो, अब आप 30% एरिया बढ़ा दो, जब तक आपका ए नेट अवेलेबल जो है वो ए नेट रिक्वायर्ड से अधिक नहीं आता, तब तक आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे डिज़ाइन स्टेप्स। हमने बेसिकली क्या किया था डिज़ाइन स्टेप में, हमारे पास लोड दिया गया था, उस लोड को झेलने के लिए कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए हमको, ये हमने यहाँ पर निकाला। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि उस लोड को झेलने के लिए कौन सा सेक्शन चाहिए, तो ये चीज़ हमारी हो गई डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब यहाँ पे हम जब मैंने तो आपको बताया नेट इफेक्टिव एरिया, नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम अब जानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम मेथड बताते हैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट नेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया फॉर प्लेट्स। सबसे पहले हम प्लेट्स देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी आपको प्लेट दी हुई है, तो इस प्लेट में आप इसका नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके पहले अब भाई प्लेट है, ये मान लीजिए अगर कोई भी इस तरीके से आपकी प्लेट गिवन है, ठीक है, और ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक, और ये आपके कुछ रिवेट्स इस तरीके से लगे हुए हैं। पहले मैं यहाँ पे प्लेट एग्जांपल पहले ये समझ लो, उसके बाद फिर ये बताऊंगा। ठीक है, अब देखो प्लेट्स में है वेरियस मोड्स ऑफ टीयरिंग फेलियर, यानी कि ये प्लेट जो है ऐसे भी फेल कर सकता है, ऐसे भी फेल कर सकता है, तो इसमें बहुत से और ऐसे भी फेल कर सकता है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स अलोंग टीयरिंग फेलियर होंगे। दैन हम क्या करेंगे, जितने भी मोड्स ऑफ टीयरिंग फेलियर हैं उसको हम एनालाइज करेंगे पहले, एंड द मोड विच प्रोवाइड्स द लीस्ट नेट एरिया, ऐसा मोड, मान लो एक मोड ये हो गया, सेकेंड मोड ये हो गया, थर्ड मोड टीयरिंग फेलियर ये हो गया। अब तीनों फेलियर मोड को हमने एनालाइज किया कि उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों में से जिसका लीस्ट नेट एरिया आया, उसी को हमने मोस्ट क्रिटिकल मोड अडॉप्ट किया, एंड दैट विल बी द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है ए नेट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो मान लो ये हमारी प्लेट है, ये आपका एक पॉइंट है, एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है, एक रिवेट आपका ये है। इन दो रिवेट्स के बीच की परपेंडिकुलर जो दूरी होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू P1 इज द पिच, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में दूरी होगी, दिस विल बी द G1, एंड G इज इंडिकेट्स गेज, G दिस इंडिकेट्स गेज, एंड दिस विल इंडिकेट पिच ऑफ रिवेट। ठीक है, अब ये जो दूरी हो गई, ये हो गया गेज, ये भी आपका हो गया गेज। ठीक है, अब ये आपका इस रिवेट से इस रिवेट की दूरी दे रखी है P1, एंड इस रिवेट से इस रिवेट की दूरी दे रखी है आपको P2। B इज द विड्थ ऑफ प्लेट एंड T इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। अब ये प्लेट है तो इस प्लेट की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी प्लेट की थिकनेस T हो गई। ठीक है, और ये आपका विड्थ हो गया। नाउ ए नेट एरिया हम कैसे निकालते हैं, ए नेट एरिया विल बी इक्वल टू B इंटू T माइनस N इंटू D डैश इंटू T प्लस P1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 4G2 इंटू थिकनेस। यानी कि कहने का मतलब ये है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा एरिया लिया हमने, इस प्लेट का कंप्लीट एरिया ले लिया, कंप्लीट एरिया B इंटू टी, कंप्लीट एरिया क्या हो गया, B इंटू टी हमारा कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हो गया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने इसके एरिया को रिमूव किए जो रिवेट्स हमने लगाए हैं, तो n इज द व्हाट, n इज द नंबर ऑफ रिवेट्स, d इज द डायमीटर ऑफ होल, एंड t इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। यानी कि इस कंप्लीट एरिया में से हमने जो रिवेट्स का जो एरिया है, जो थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको रिमूव कर दिया। n इज व्हाट,
नंबर ऑफ रिवेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंक्लाइंड लाइन ये बनी और दूसरी इंक्लाइंड लाइन आपकी ये बनी। ठीक है। अब हर एक इंक्लाइंड लाइन के लिए आप P1 स्क्वायर यानी कि पिच स्क्वायर अपॉन 4G1 ऐड कर दोगे। जैसे कि आपका ये डिस्टेंस है, ये एक इंक्लाइंड लाइन है, तो P1 स्क्वायर अपॉन 4G1। G1 क्या है? G1 इन दो रिवेट्स के बीच की वर्टिकल दूरी, और P1 क्या है? इन दोनों रिवेट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी। इसको, और अब एक इंक्लाइंड लाइन ये हो गई, दूसरी इंक्लाइंड लाइन ये हो गई आपके। तो दूसरी इंक्लाइंड लाइन के लिए हम कैसे जोड़ेंगे? P2 स्क्वायर अपॉन 4G2। इस इंक्लाइंड लाइन के लिए हमने ये जोड़ दिया और इस इंक्लाइंड लाइन के लिए हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। तो दिस विल बी द नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्लीट सेक्शन, यानी कि इस कंप्लीट प्लेट के लिए जो हमारा नेट एरिया रिक्वायर्ड होगा वो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको आई थिंक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले अगर हम लें, एक एग्जांपल लें, तो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल में सिर्फ दो मोड्स बताएंगे। जैसे कि एक आपका कुछ इस तरीके का प्लेट हो गई, ठीक, ये आपकी प्लेट हो गई, और ये आपका सेक्शन हो गया, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, और एक रिवेट आपका ये हो गया। ठीक है। हमने एक रिवेट लिया, एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट। ठीक है। ये हमने डिस्टेंस ले लिया 60, ये भी हमने डिस्टेंस ले लिया 60, और ये भी हमने डिस्टेंस ले लिया 60। ये क्या है? ये इस पॉइंट से इसकी दूरी, और फिर इस पॉइंट से इसके सेंटर से इस रिवेट के सेंटर की दूरी, और इस रिवेट के सेंटर से इसके सेंटर की दूरी हमने कितनी ले ली? 60 mm हमने ले ली दूरी, डिस्टेंसेस ले ली हमने। ठीक है। इसको हमने मार्क कर दिया A पॉइंट, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, एंड ये पॉइंट हो गया आपका D। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। ये आपके रिवेट्स हो गए। इस प्लेट में हमने इन रिवेट्स को लगा दिया है, B, D और C रिवेट्स को लगा दिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा, ये देख लेते हैं सबसे। और ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस, ये हम इसको मान लेते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। दिस इज गिवन एज 50 mm, 50 mm का ये हमको डिस्टेंस दे रखा है। यानी कि ये आपका हो गया पिच, ये वैल्यू हो गया आपकी पिच, एंड ये आपका गिवन है गेज, ये वैल्यू आपकी हो गई गेज की। ठीक है। अब सबसे पहले हमने सबसे पहले बताया था आपको नेट एरिया के लिए कि सारे के जितने भी फेलियर मोड्स होंगे हम उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो फेलियर मोड होगा कौन सा होगा? ए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ABC, यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट को लिख देते हैं E पॉइंट। ठीक है। अब अगर हम कलर चेंज करें तो हमारा ये आ गया। ठीक है। अगर हमारा एक फेलियर मोड हो गया ABCE, यानी कि प्लेट हमारा इस तरीके से फेल कर सकता है, ये रिवेट्स के बीच में है, ये रिवेट्स के बीच से इस तरीके से फेल करेगा। तो अगर रिवेट हमारा इस तरीके से फेल करा टीयरिंग फेलियर में, सबसे पहले मैं आपको एक भी चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस, मैं भूल के बताना आपको कि टीयरिंग फेलियर क्या है। अगर प्लेट के जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो फेलियर होगा, इस फेलियर को हम कहेंगे टीयरिंग फेलियर। ये आपका कहेगा टीयरिंग फेलियर कहलाएगा। और अगर आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका फेलियर हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा शीयरिंग फेलियर, या इसको सिंपल शीयर फेलियर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि टीयरिंग फेलियर क्या है और शीयरिंग फेलियर क्या है। तो उसके बाद हमने देखा कि जो एक मोड ऑफ फेलियर क्या था, A, B, C और E, इस मोड से फेलियर प्लेन हमारा फेल कर रहा है। और जो कंप्लीट विड्थ है हमारी इसकी, ये आपको कह सकते हैं, मान लीजिए ये भी 60, ये भी हमने आपको 60 ही ले ली, और 60 60 24, यानी कि टोटल विड्थ हो गई हमारी 250, यानी कि B गिवन है हमारा हाउ मच, 240 mm B गिवन है। उसके बाद थिकनेस मान लो हम ले लेते हैं 10 mm, हमने इस प्लेट की थिकनेस ले ली। अब सबसे फर्स्ट फेलियर प्लेन क्या है हमारा, A, B,
सी एंड ई, फेलियर प्लेन है हमारा ए बी सी ई। अब हम क्या करेंगे, नेट एरिया निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम करेंगे बी इंटू टी। बी कितना है 240 इंटू टी, 10 किया, ये हमारा आ गया बी इंटू टी। फिर माइनस एन नंबर ऑफ रिवेट्स था। तो इस फेलियर प्लेन में कितने रिवेट्स हैं, 1 2 रिवेट हैं, तो ट्वाइस ऑफ एन की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 2। रिवेट का डायमीटर मान लो, होल का डायमीटर आपको दे रखा है 22 mm का होल डायमीटर आपको दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 2 इंटू हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ होल इंटू 22 और थिकनेस कितनी है 10, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फेलियर प्लेन में कोई भी इंक्लाइंड लाइन है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है, हर एक इंक्लाइंड लाइन के लिए हम P1² ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर जब फेलियर होगा ए बी सी ई, तो इसमें कोई भी इंक्लाइन लाइन नहीं है, ये सीधे फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल ही इसी को आगे हम मान लेंगे नेट एरिया। हम इसमें P1²/4G को ऐड नहीं करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस एंड फॉर दिस इट विल ऑल्सो बी 0, ठीक है। तो हमने जो सॉल्व किया तो ये वैल्यू इसकी हमारी कुछ यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नेट इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसको डीप एनालिसिस में करके बताऊँगा। आप यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करके लिख सकते हो, या नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो कि फर्स्ट सेशन का आंसर कितना है। अब मान लो एक फेलियर हमने देख लिया ए बी सी ई। अब हम नेक्स्ट फेलियर प्लेन देख लेते हैं। अगर मैं लाइन चेंज कर दूं, कलर चेंज कर देता हूं तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम मान लो हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम जो नेक्स्ट फेलियर प्लेन है, तो हमारा सेकेंड फेलियर प्लेन आएगा, ये हम ले लेते हैं ए बी डी सी एंड ई, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फेलियर प्लेन आ गया, यानी कि कैसे, हमारा ए बी डी सी एंड ई, इस तरीके का हमारा ये फेलियर प्लेन आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इंक्लाइन लाइन है, एक इंक्लाइन लाइन I1 ये है, दूसरी इंक्लाइन लाइन I2 ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले B इंटू टी, तो 240 में टोटल थिकनेस दे रखी है, टी हमारी थिकनेस 240 mm विड्थ है और टी थिकनेस दे रखी है, माइनस। अब इस लाइन में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स इंक्लूड हो रहे हैं, 1 2 3 रिवेट्स, तो यानी कि -3 इंटू 22 की डायमीटर ऑफ रिवेट्स इंटू 10 थिकनेस ऑफ दिस प्लेट, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे हमारी 2 इंक्लाइन लाइन है, एक I1 ये और एक I2 ये। तो इस इंक्लाइन लाइन के लिए हमने जोड़ा क्या, P1²/4G। P1 कितना दे रखा है हमारा 50 में हमको P1 दे रखा है, तो P1 कितना दे रखा है 50 + 50 होल स्क्वायर अपॉन 4 G1 कितना दे रखा है, G1 इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस रिवेट और इस रिवेट के बीच की दूरी कितनी दे रही है, याली दूरी कितनी दे रखी है हमको 60 mm, तो ये हमने इंटू 4 इंटू 60 कर दिया, ठीक है। P²/4G1 हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया I1 इंक्लाइन लाइन के लिए। दूसरा हमने ऐड किया दूसरी इंक्लाइन लाइन के लिए, यानी कि I2 के लिए। तो I2 के लिए जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये भी हमारा डिस्टेंस कितना दे रखा है 50² दे रखा है, पर पिच दे रखी है 50 पिच दे रखी है यहाँ, बट P²/4G हम ऐड करते थे ना, P²/4G ऐड करते थे इसमें हर एक इंक्लाइन लाइन के लिए। तो 4 इंटू जी कितना दे रखा है यहाँ पर 60 mm। अब जाकर हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ कि अगर हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया, अब कुछ एरिया मान लो यहाँ पे आया, कुछ एरिया ये आया यहाँ पर, ये आपका आ गया एरिया A1, ये आपका एरिया आ गया A2। अब ये 2 मोड्स ऑफ फेलियर हो गए कि हमने इन 2 मोड से ये प्लेट हमारा फेल कर सकता है। ऐसे बहुत से मोड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप जैसे सिंपल आप यहाँ से भी प्लेट मोड़ सकता है या टूट सकता है, या टेयरिंग फेलियर इस रिवेट से भी हमारा हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसको भी हम एनालाइज करके अब हमने यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इस समय इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं
तो A1 और A2 यानी कि आपने वैल्यू निकाली, A1 एरिया निकाला और A2 एरिया निकाला। अब इन A1 और A2 में से जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ द अबव, वो आप यहाँ पर पे लिखोगे और वही आपका नेट एरिया होगा। दैट विल बी द नेट एरिया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे नेट एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने जो भी आपका नेट एरिया आया, A1 निकाला था आपने, फिर आपने A2 निकाला और इस जो भी आपकी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आई, दैट विल बी योर नेट इफेक्टिव एरिया। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो हमने सिर्फ प्लेट्स के लिए आपको बताया है। ऐसे ही जब हमारा टेंशन मेंबर होगा या जो टाइम मेंबर होगा उसको हम ऐड ऑन करेंगे या उसमें जो नेट एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सो गाइस, अब टिल एंड अनलेस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और घरों में सेफ रहिए। डबल मास्क ज़रूर पहनिए जब कभी भी बाहर जाइए, या और हाथ को हैंड सैनिटाइज ज़रूर करते रहिए। घर पे हैं तो भी आप हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हाथ को वॉश करते रहिए। ठीक है, सो गाइस, आई होप आप सभी लोग सेफ रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।